गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा वर्कशीट नंबर है 24। जैव प्रक्रम चैप्टर से है श्वसन। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव भोजन से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इसमें शामिल है सांस लेना यानी गैसीय विनिमय, वायुमंडल से ऑक्सीजन का सेवन करना यानी ऑक्सीजन को लेना, और CO2 का उत्सर्जन, CO2 को बाहर छोड़ना। फिर दूसरा इसमें पार्ट आता है कोशिकीय श्वसन। जो कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया होती है उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिका के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए भोजन का विखंडन है, भोजन जो है हमारा टूटता है, यह कोशिकीय श्वसन द्वारा संपन्न होता है। अब है वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। श्वसन दो प्रकार के हो गए। एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो उसको वायवीय श्वसन कहेंगे। और ये कहाँ होता है तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सेल ऑर्गेनेल्स आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे, कोशिका के अंगक, तो उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो वायवीय श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अंतिम उत्पाद इसमें क्या निकलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल निकलता है, CO2 और जल। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है, पूरी तरह से उपचयित हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी, इसमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। और ग्लूकोज का एक अणु लगभग 36 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। ATP का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसको आप नोट कर लेंगे। फिर से बोल देता हूँ, ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है ना। अब है अवायवीय श्वसन। अ का मतलब नहीं होता है, तो अवायवीय में हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा। यह कोशिका द्रव्य यानी कि कोशिका अंगक माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा, यह कहाँ होगा, कोशिका द्रव्य में होगा और विशेषकर ईस्ट कोशिकाओं में होता है। ठीक है, अंतिम उत्पाद इसका क्या है, अल्कोहल या लैक्टिक अम्ल बनता है इसमें अंतिम उत्पाद के रूप में। ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन नहीं होता, पूरी तरह से ग्लूकोज नहीं टूट पाता। इसमें जो है इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल या CO2 और ऊर्जा मुक्त होती है। जब पूर्ण उपचयन नहीं होगा तो यह निश्चित रूप से उसमें ऊर्जा भी पूरी तरह से नहीं प्राप्त होगी, तो इसमें कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ग्लूकोज का एक अणु टूट करके एक अणु 2 ATP के तुल्य ऊर्जा मोचित करता है। ठीक है, वहीं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। ठीक है, इस फ्लो चार्ट को थोड़ा देख लें आप। ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन अणु होता है उसमें। ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12O6। ठीक है ना, तो यह जब टूटता है तो यह पाइरूवेट बनाता है। ठीक है, 3 वायु के अणु वाला एक कंपाउंड है जिसे पाइरूवेट कहते हैं। अब 6 है टूटा, 3 वायु में अणु वाला ऊर्जा। अब जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होगा तो ईस्ट में होगा और इसमें इथेनॉल बनेगा जो 2 कार्बन अणु वाला है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। फिर क्या है, ऑक्सीजन के अभाव में, अनुपस्थिति और अभाव दो चीज़ें हो जाती है। अनुपस्थिति का मतलब कि है ही नहीं, और अभाव का मतलब है लेकिन बहुत कम मात्रा में है। ये हमारी पेशी कोशिकाओं में होता है। इसमें लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा, लैक्टिक अम्ल 3 कार्बन परमाणु वाला होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। आप जब कभी ज़्यादा रेस लगाते हैं, दौड़ते हैं, तो फिर आपके क्या होता है, पैर में दर्द होने लगता है ना। क्यों होता है, तो इसी लैक्टिक अम्ल का जो है जमाव हो जाता है, जिसके कारण से हमारे मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। फिर है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और पूरी तरह से ग्लूकोज टूटेगा, उसका विखंडन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल बनेगा और ऊर्जा
मुक्त होगी। ठीक है। चित्र एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक से है, भिन्न भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन, एनसीईआरटी बुक में भी इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है। अब है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक और फॉस्फेट जब जुड़ जाता है तो उसमें जो है ऊर्जा की उपस्थिति में ही होता है, तो एडीपी से बन जाता है एटीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हाइड्रोलाइसिस होने पर 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, जब हाइड्रोलाइसिस होता है तब ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाता है। ठीक है। जैसे रुपया से हम कोई चीज़ खरीद सकते हैं, उसी तरह से एटीपी जो है एक तरह से ऊर्जा की मुद्रा है। जितना एटीपी ज़्यादा होगा उतना ऊर्जा ज़्यादा होगा। कोशिका के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिचालन करती है। जो भी क्रिया होती है सब में ऊर्जा चाहिए, और इसमें क्या होता है, यह परिचालन में सहायता करती है। अब है आपके कुछ प्रश्न। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? ऊर्जा इकाई क्या है? एटीपी, लैक्टिक अम्ल, CO2, एडीपी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कोशिका की ऊर्जा इकाई किसे कहा गया? एटीपी, एटीपी हो जाएगा। किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है? किस भाग में पाइरूवेट के विखंडन से CO2 जल तथा ऊर्जा प्राप्त होती है? यहाँ देखिए CO2 जल और ऊर्जा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में हो जाएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ख, माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट है, ऊपर लिखा हुआ है, आप वहाँ से लिख लेंगे। उसके बाद है इन 3 पथों की व्याख्या कीजिए जिसके द्वारा विभिन्न जीवों में ग्लूकोज का विखंडन होता है। तो आप ये जो 3 पथ दिए हुए हैं इन्हीं के बारे में आपको लिखना है कि ईस्ट में क्या होता है, इथेनॉल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। और हमारी मांसपेशी में क्या हो जाता है, जहाँ ऑक्सीजन का अभाव होता है तो लैक्टिक अम्ल बन जाता है और ऊर्जा प्राप्त होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा प्राप्त होती है। उसके बाद है एटीपी का पूरा नाम लिखिए। तो एटीपी का पूरा नाम यहाँ लिखा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से बहुत ही आसान वर्कशीट है आज का, इसे करके आप जल्दी से मेरे पास भेज दें।